सभापति महोदय, आज मांग संख्या 29 नगर आयोजन एवं प्रादेशिक विकास पर सदन पर चर्चा हुई। माननीय सदस्यों ने बड़े उत्साह के साथ, गंभीरता के साथ और सक्रियता के साथ इन पूरी चर्चा में जो शामिल हुए, मैं उन सबको अपनी तरफ सक्रियता के साथ पूरी नींद ली। आज ये पूरे 5 घंटे बाद आप सदन में आए, इसलिए आपको क्या मालूम कौन मान्य सदस्य सक्रियता के साथ किसने भाग लिया? चैम्बर में जो है बाकायदा टीवी लगा हुआ है। आप जब कभी यहाँ पर बैठते बैठते थक जाओ तो मेरे चैम्बर में आकर के टीवी देख लिया करो। आपकी सारी हरकतें वहाँ से देख रहे थे। जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिए हैं, बड़े बहुमूल्य सुझाव हैं। सुझाव के साथ साथ उन्होंने कई समस्याएं भी बताई, भ्रष्टाचार के कई किस्से भी सुनाए। इन सब बातों को लेकर के मैं बहुत गंभीरता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि मैं उन पर काम करने का प्रयत्न करूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले स्वायत्त शासन की अपनी बात चालू करता हूं और मुझे उम्मीद है कि जिन सदस्यों के द्वारा यहाँ पर बड़े महत्वपूर्ण बातें उठाई गई हैं, चाहे वो अशोक लाहौटी साहब हों, चाहे संयम लोढ़ा साहब हों, चाहे देवनानी साहब हों, वगैरह वगैरह, वो मेहरबानी करके मेरा जवाब पूरा सुने, तभी जाकर के जो है ये मैं मान के चलता हूँ कि आप सक्रियता से भरपूर हैं। और अगर आप बीच में उठ करके चले गए, क्योंकि मुझे टाइम लगेगा, अगर आप बीच में उठ करके चले गए तो निश्चित तौर पर फिर मैं आइंदा आपकी बात का जवाब नहीं दिया करूंगा। आप तो आज बोले ही नहीं। इसका मतलब यह है कि नगरीय विकास के बारे में आपकी जानकारी है ही नहीं, क्योंकि इसमें टप्पेबाजी नहीं चलती। मेरे को आपके बारे में जितनी जानकारी किसी को नहीं है, इसलिए मुझे मालूम था कि मेरे बोलने का अर्थ क्या होगा, इसलिए नहीं बोला मैं। तो स्वायत्त शासन के बाबत मैं बताना चाहता हूं कि रूफ टॉप बायलॉज पहली बार बनाए गए हैं, फर्स्ट टाइम। आज तक कभी इन 70 सालों में रूफ टॉप बायलॉज नहीं बनाए गए, जो हमने बनाए। नगरीय विकास कर, गृह कर, एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज व पेनल्टी में छूट, विवाह स्थलों को लाइसेंस फीस की पेनल्टी की छूट भी दी गई। डेयरी बूथ आवंटन में विशेष योग्यजनों को 5% का बूथ का जो है आरक्षण भी किया गया। राजस्थान मॉडल टेनेंसी अधिनियम 2020 का प्रारूप आपको ध्यान होगा कि 1998 से लेकर के 2003 तक की सरकार में भारत सरकार ने एक मॉडल ये रेंट कंट्रोल एक्ट भेजा था, और उस पर जो है एक बाकायदा जो यहाँ पर सब्जेक्ट कमेटी बैठी थी, सब्जेक्ट कमेटी ने खूब अच्छी तरह से विचार करके एक नया एक्ट बनाया था। उसके बाबत फिर एक मॉडल बायलॉज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आया है, तो उसका प्रारूप भी हमने तैयार किया है और आम जन से आपत्ति और सुझाव भी आमंत्रित किए गए। जयपुर शहर के परकोटा क्षेत्र के संरक्षण विरासत संरक्षण पानी थूक आ गया। विरासत संरक्षण बायलॉज 2020 ये भी पहली बार बने हैं। विरासत के संरक्षण के बाबत अगर कोई बायलॉज आज तक 70 साल में कभी नहीं बनाए गए, लेकिन ये पहली बार बनाए गए हैं। राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप रूल्स 2020 और राजस्थान अपार्टमेंट ओनर्स बायलॉज मॉडल बायलॉज जारी करके प्राधिकारियों और अपील अधिकारियों की नियुक्ति भी कर दी गई है। इसमें संयम लोढ़ा साहब ने जो सुझाव दिए हैं मैं आगे आपको बताऊंगा। नाम हस्तांतरण, विक्रय स्वीकृति, ऋण की एनओसी के प्रकरण में मौका निरीक्षण की प्रक्रिया समाप्त कर दी है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार अगर किसी चीज़ में होता था तो इनमें होता था। जब वो नाम हस्तांतरण के लिए जाता था
या विक्रय की स्वीकृति के लिए परमिशन लेने के लिए यूएलबी में जाता था तो बाकायदा एक जेईएन को या किसी को भी जो है वहाँ मौका देखने भेज दिया जाता था। अब अगर मान लीजिए जिस वक्त उसको स्वीकृति मिली थी नगर पालिका के द्वारा या यूआईटी के द्वारा या जेडीए के द्वारा, बिल्डिंग उसने खड़ी कर ली और बिल्डिंग खड़ी करने के बाद में उसने कोई छज्जा निकाल लिया या कोई बालकनी निकाल ली या कहीं खिड़की खोल ली, तो उसी को एतराज़ लेकर के जो है वो हज़ारों रुपए की रिश्वत लिया करता था। वो सब बंद कर दिया हमने एक साफ साफ ये ऑर्डर कर दिया कि नाम हस्तांतरण और विक्रय स्वीकृति और ऋण के लिए कोई भी मौका जाकर के नहीं देखेगा। दस्तावेजों के आधार पर उसको 10 रोज के अंदर अंदर बाकायदा उसकी इजाज़त देनी पड़ेगी। अग्निशमन व्यवस्थाओं का सुदृढ़ीकरण 155 फायर ब्रिगेडियों फायर ड्राइवरों की भर्ती की गई। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, भिवाड़ी के लिए एरियल हाइड्रोलिक लैडर क्रय किए जा रहे हैं तथा 200 फायर ब्रिगेड की क्रय की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इंदिरा रसोई के बाबत 358 रसोइयों के माध्यम से अब तक 2 करोड़ 8 लाख से भी ज़्यादा व्यक्ति जो है लाभान्वित हो चुके हैं। देवनानी साहब ने इस पर सवाल उठाए थे, मैं उस बात का जवाब भी दूंगा। कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन, 1 करोड़ 70 लाख निःशुल्क मास्क, 4 करोड़ फूड पैकेट, 1 करोड़ स्टिकर चस्पा, 44 लाख लीटर सोडियम तथा दुर्घटना अगर किसी सफाई कर्मचारी की हो जाती है तो उसको 50 लाख रुपए का बीमा, 70 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को राज्य सरकार की तरफ से 3500 रुपया प्रति स्ट्रीट वेंडर भी दिया गया। अमृत योजना में 3,224 करोड़ रुपए के 94 कार्य स्वीकृत किए गए। सीवरेज परियोजना में 2,065 लाख और 57,000, 26 शहरों में 1477 करोड़ रुपए एवं 2359 किलोमीटर की सीवर लाइन और 38 एसटीपी, कुल क्षमता 128.95 MLD एवं 11 एसटीपी का अपग्रेडेशन भी किया गया। जल निकासी योजना, इसमें 68 करोड़ 42 लाख, 12 चूरू, झुंझुनू, उदयपुर में 32 करोड़ का कार्य पूर्ण किया गया और जोधपुर में कार्य प्रगति पर है। जलापूर्ति योजना 1023 करोड़, 23 शहरों में 24 जलापूर्ति कार्यों हेतु 703 करोड़ के कार्य पूर्ण किए गए। 5 शहरों में कार्य पूर्ण और शेष में प्रगतिरत है। पार्कों का विकास, ये सब अमृत में चल रहा है। पार्कों का विकास 52 करोड़ में 106 पार्क, 37 करोड़ खर्च करके 90 पार्कों का कार्य पूर्ण कर दिया गया है और 16 कार्य प्रगति पर है। स्वच्छ भारत मिशन, 3,46,000 घरेलू शौचालयों को और 2,774 सामुदायिक सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण और 5,379 वार्डों के घर घर कचरा संग्रहण का कार्य भी किया जा रहा है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन 25,553 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया। 17,101 समूहों को 17 करोड़ 10 लाख रुपए का रिवॉल्विंग फंड भी जारी किया गया। 53,000 व्यक्तियों को बैंकों से 245 करोड़ का ऋण और 34,304 शहरी बेरोजगारों को विभिन्न कोर्सों में प्रशिक्षण दिया गया। 29,818 शहरी पथ विक्रेताओं को पुनः व्यवसाय करने हेतु 7% अनुदान ब्याज की दर पर 10,000 रुपये उपलब्ध कराए गए। भारत सरकार की योजना है। किशनगढ़ में संफार फाटक 34 करोड़ 15 लाख, अजमेर नाका मदार अंडरपास 2,70,000, श्रीनगर रोड अंडरपास 4,42,000,
तथा चौटन रोड रेलवे फाटक बाड़मेर में राशि 31 करोड़ 51 लाख 12 में संपार फाटक संख्या 38 पर 33 करोड़ 22 लाख की लागत से आरओबी की प्रक्रिया करीब पूरी होने जा रही है। RUIDP को ले लें आप। RUIDP के तीसरी चरण में 12 शहरों में 3,490 करोड़ के कार्यों से 18 लाख की आबादी को लाभान्वित किया गया है। चतुर्थ चरण में लागत 5,000 करोड़ रुपए, प्रथम ट्रेंच के अंतर्गत 3,076 करोड़ के पेयजल सीवरेज की कार्य योजना 14 शहरों में 9 शहरों में प्रारंभ कर दी गई है। जयपुर में डेलावास स्थित 2 STP जिसकी क्षमता थी 1 STP की 62.50 MLD, इस प्रकार के 2 STP का अपग्रेडेशन और 90 MLD क्षमता का एक नया STP 278 करोड़ रुपए की लागत से जो है कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। जैसलमेर में अधूरे टाउन हॉल का निर्माण रुपए 16 करोड़, सिरोही में रुपए 17.47 करोड़, धौलपुर में 16.37 करोड़, करौली में टाउन हॉल बनाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। RPSC और कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 1039 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। 75 करोड़ की लागत से ऐतिहासिक आयड़ नदी के पुनरुद्धार एवं सौंदर्यीकरण का कार्य भी किया जा रहा है। सीवरेज मैनहोल सफाई के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 88 करोड़ की लागत, आज किसी माननीय सदस्य ने बात भी उठाई थी कि 88 करोड़ का जो है आप खरीदने जा रहे थे, उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो करीब मशीनें जो हैं वो अब आने वाली हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के बाबत 3,972 करोड़ रुपया, 392 परियोजनाएं, जिनके द्वारा 392 परियोजनाएं 106 पूर्ण हो चुकी हैं और 191 प्रगतिरत हैं। राजस्थान 5वें स्थान पर माना जाता है। 2015 से अब तक 1,375 करोड़ रुपया व्यय किया गया। 2015 से लेकर के अब तक 1,375 करोड़ रुपया व्यय किया गया है। दिसंबर 18 के पश्चात 1,190 कुल मिलाकर के खर्च हुआ है 1,375 15 से लेकर के आज तक। उनमें से दिसंबर 2018 के बाद से 1,190 करोड़ रुपया व्यय किया गया है, यानी कि आपके समय में कुल मिला के 200 करोड़ रुपया भी खर्च नहीं हुआ इसमें 3 साल के अंदर। यानी 2015 से 2018 तक 185 करोड़ रुपया खर्च हुआ आपके द्वारा। आपकी सरकार ने स्मार्ट सिटी में धीमी प्रगति से काम किया। उदयपुर स्मार्ट सिटी 883 करोड़ की 105 परियोजनाएं, कोई गलत हो तो बोल देना साहब, आप करेक्ट कर देना मुझे। 883 करोड़ की 105 परियोजनाएं, 46 पूर्ण हो चुकी, 44 प्रगतिरत है और 6 की निविदाधीन है। 551 करोड़ रुपया कुल व्यय हुआ है। जयपुर स्मार्ट सिटी 1298 करोड़ की 135 परियोजनाएं, 21 पूर्ण हो चुकी है, 56 प्रगतिरत और 9 निविदाधीन है। 285 करोड़ रुपया कुल मिला के खर्च हो चुका है। कोटा स्मार्ट सिटी, कोटा 8वें स्थान पर आता है। 881 करोड़ की 47 परियोजनाएं, 16 पूर्ण, 23 में प्रगति है और 1 निविदाधीन है। कुल मिलाकर के 243 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं स्मार्ट सिटी के तहत। अजमेर स्मार्ट सिटी 910 करोड़ रुपए की 105 परियोजनाएं, 23 पूर्ण हो चुकी, 68 प्रगतिरत है और 10 निविदाधीन है और 296 करोड़ रुपया अभी तक खर्च हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट में 2 अक्टूबर 2021 से प्रशासन शहरों के संग अभियान शुरू करने की घोषणा की थी, जिसकी विभाग आज तैयारी पर जुटा हुआ है। नगरीय निकायों में 2000 करोड़ रुपए के विकास कार्य चल रहे हैं।
नगरीय क्षेत्र में किसने उठाया था सवाल के साहब, आपने सड़कें बनाने की घोषणाएं कर दी लेकिन बजट तो है ही नहीं आपके पास कि ये नगर निगम में 30 किलोमीटर बनेगी, नगर परिषद में 20 किलोमीटर बनेगी और नगर पालिकाओं में 10 किलोमीटर सड़क जो है वो रिपेयर होगी। बजट है ही नहीं। ये पीडब्ल्यूडी के द्वारा करवाया गया, ये मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी और 1000 करोड़ रुपया इस पर खर्च होगा, 1000 करोड़ रुपया। गणगौरी बाजार अस्पताल जयपुर में चिकित्सा सुविधा विस्तार, 4 दीवारी में सीवर लाइन, जोधपुर, भरतपुर, लक्ष्मणगढ़ सीवर में ड्रेनेज सिस्टम, अब क्या था, जोधपुर में ड्रेनेज सिस्टम, सीवरेज लाइन, दौसा, जालोर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सीकर, बूंदी में टाउन हॉल, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के पार्कों में जिम स्थापित करना, 24 जिलों के 50 शहरों में FSTP स्थापित करे जाएंगे, कोट कासिम अलवर में, बोरावाड, नागौर, दरियाबाद, प्रतापगढ़, गोविंदगढ़, बरबोड, अलवर, ऋषभदेव, उदयपुर नगर पालिका का गठन भी किया जाएगा। अब मैं कुछ घोषणाएं करना चाहता हूं इस बार बात। अमृत कुमारी अस्पताल, याद रहेगा, आप लिख के देना मुझे। इंदिरा रसोई में CCTV कैमरे एवं लाभार्थियों को ऑनलाइन फीडबैक लेने हेतु रिस्पॉन्स सिस्टम भी लगाए जा रहे हैं। देवनानी साहब ने इंदिरा रसोई के बाबत सवाल उठाए थे, मैं उनका जवाब दूंगा आपको। अजमेर सिटी के बाबत भी आपने बात करी थी। अजमेर सिटी में 8 करोड़ 75 लाख व्यय करेगी लीगेसी वेस्ट के निस्तारण पर। ये घोषणा है, अब होगा। 6 करोड़ 78 लाख व्यय करके जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर में 100 शैय्याओं का आइसोलेशन विंग का निर्माण भी किया जाएगा। ये आपकी साथ नहीं करवाया तो आपने है ना, उन्हें थोड़ी करवाया। और ये ताली नहीं बजाएंगे जब तक कटारिया साहब नहीं कहेंगे ताली कोई नहीं बजाएगा। 7 करोड़ व्यय करके 128 स्लाइस की सिटी स्कैन अजमेर में, 15 करोड़ 300 टन प्रतिदिन क्षमता का सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट भी अजमेर में लगाया जाएगा। स्मार्ट सिटी के तहत जयपुर स्मार्ट सिटी के तहत कंवर नगर विद्यालय परिसर में वर्तमान विद्यालय भवन का विस्तार किया जाएगा। नवीन स्नातक महाविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। खेलकूद की बुनियादी सुविधाएं एवं नवीन सभागार 16 करोड़ 50 लाख की लागत से बनाया जाएगा। उदयपुर स्मार्ट सिटी में ब्रह्मपोल से चांदपोल झील के ऊपर सड़क का निर्माण कार्य 11 करोड़ 78 लाख करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। जी साहब, हाँ स्मार्ट सिटी के, मैं यही कह रहा हूँ। आप तो ये सब स्मार्ट सिटी के पढ़ रहा हूँ मैं साहब। हाँ नहीं स्मार्ट सिटी के हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी पे कोई केंद्र सरकार का ही ठेका नहीं है। 50% पैसा हमारा भी लगा हुआ है। ये भी मानो आप कि स्मार्ट सिटी को लोग ये प्रचारित करते हैं कुछ लोग कि साहब ये सारा का सारा पैसा जो है केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है। 50% हमारा है एक साथ। तो पैसे के अलावा भी सारे के सारे एम्प्लॉइज जो स्मार्ट सिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं वो भी सब हमारे हैं। उनकी तनख्वाहें भी हम देते हैं। करेक्ट कर लो मैं साहब 30%, तो फिर ये 20% जो नगर पालिकाओं की होंगे ये गुजरात की हैं क्या? कोई मिला के 50 आ गए ना।
आईटी समाधान और निगरानी नेटवर्क कार्य के लिए 15 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। ये सब आपने रखवाए होंगे, और तो कौन घुमा, हम तो कोई बोलते नहीं है उदयपुर में आपकी वजह से। 1,43,00,000 से आयुर्वेद विभाग और राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय के लिए उपकरणों की खरीद भी की जाएगी। कोटा स्मार्ट सिटी के तहत 20 करोड़ रुपया व्यय लेगेसी वेस्ट के लिए निस्तारण किया जाएगा। बस कोटा के ये 20 करोड़ ही है भाई साहब। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत सामाजिक संगठन संस्थागत विकास घटक के तहत 3,000 स्वयं सहायता समूहों का गठन कर अनुदान की राशि जारी की जाएगी। 3,000 शहरी गरीबों को 2 लाख से लेकर के 10 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत एवं समूह ऋण उपलब्ध कराना और 1 लाख पथ विक्रेताओं को स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये का अनुदानित ऋण वितरित करना और 41,334 स्टेट वेंडरों को ऋण वितरित किया जा चुका है। स्वच्छ भारत मिशन सेकंड फेज में सैनिटेशन, सॉलिड वेस्ट और मैनेजमेंट के कार्य इस वर्ष लिए जाएंगे। जल जीवन मिशन शहरी 1 लाख से अधिक आबादी वाले नगरीय निकायों में एसटीपी और सीवरेज ट्रीटमेंट कार्य किए जाएंगे। 1 लाख से ऊपर 1 लाख से जनसंख्या जिन शहरों की ज़्यादा होगी वहाँ पर बाकायदा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, एसटीपी वगैरह लगाए जाएंगे। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम जोधपुर, जयपुर और कोटा को एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए प्रथम किस्त के अनुदान के रूप में 140 करोड़ 50 लाख की स्वीकृति जारी की गई है। इन शहरों में ग्रीन स्पेस डेवलपमेंट, आधुनिक मशीनों के द्वारा रोड की सफाई, सड़कों की मरम्मत कार्य, एंटी स्मोक गन से वायु प्रदूषण को रोकने का उपाय किए जाएंगे। अलवर और भिवाड़ी नगर परिषद को भी एक एंटी स्मोक गन उपलब्ध कराई जाएगी। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, बलबीर यादव साहब ने एक बात कही थी कि साहब प्राइवेट कॉलोनाइजर खातेदार के साथ एग्रीमेंट कर लेता है और कॉलोनी डेवलप कर लेता है, और डेवलप करके उसमें सारी सुविधाएं न दे करके बस के भाग जाता है, और वो अल्टीमेटली जो है सारा का सारा बर्डन नगर पालिकाओं के ऊपर या सरकार के ऊपर पड़ता है। तो इस बात के लिए हमने ये कोशिश करी है, मैं हर जगह की तो नहीं कह सकता, लेकिन जेडीए की कोशिश बताता हूँ आपको और कोटा की कोशिश बताता हूँ, क्योंकि बाकी के लिए मेरे अभी जानकारी मैंने प्राप्त नहीं की है। जितने भी प्राइवेट कॉलोनाइजेशंस हैं हम उनको डिस्करेज करेंगे, और डिस्करेज करने के एक का तरीका एक ही है कि नगर पालिकाओं के पास अपना खुद का इतना स्टाफ नहीं है, चाहे वो परिषद हो, निगम हो और चाहे पालिका हो। उनके लिए हमने 150 एटीपी असिस्टेंट टाउन प्लानर इनकी नियुक्ति के लिए फाइल चला दी गई है। मुख्यमंत्री जी की स्वीकृति हो गई है, फाइनेंस में फाइल पड़ी हुई है, शायद निकल जाएगी। जब मुख्यमंत्री जी की स्वीकृति होगी तो फिर क्या बात। उनकी ड्यूटी ये होगी कि वो ये देखेंगे कि प्राइवेट कॉलोनाइजर जितने भी हैं उनको किस तरीके से रोका जाए, और नगर पालिका के लिए जो है कॉलोनी का किस प्रकार से वो प्लान किया जाए, ताकि उनको बेच करके उन कॉलोनियों को बसाने से जो आमदनी होगी वो नगर पालिका के खाते में जाएगी। आज भी जिन चाहे यूआईटीज ने इस तरीके का काम हाथ में ले रखा है, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन आज भी अच्छी है। इसी के अलावा जिन नगर पालिकाओं के पास अपनी, जैसे मोदी जी ने उठाया है सवाल, चल दिए है कितनी बार? अच्छा आप बता देना। उन्होंने ये सवाल उठाया था कि नगर पालिकाओं के पास जमीन नहीं है। हमने कलेक्टर को ये निर्देश दिए हैं कि अगर नगर पालिका अपनी सीमाओं के साथ साथ सीमा बढ़ाने के लिए अगर कोई सीमाएं तक जमीन उपलब्ध है तो प्राथमिकता के तौर पर जो है नगर पालिका को वो जमीन दी जानी चाहिए, अलॉट की जानी चाहिए।
प्रशासन शहरों के बाबत भी बात चली। मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा है कि 2 अक्टूबर से प्रशासन शहर की ओर चलेगी। जैसा आपको विदित ही है कि 2012 और 2013 में जो मैं प्रशासन शहर की ओर चलाया था, 5 लाख पट्टे उस वक्त बांटे गए थे, 5 लाख। और वो नगर पालिकाओं को, जिन नगर पालिकाओं में तनख्वाह चुकाने का पैसा नहीं था, उनके पास कम से कम भी उस अभियान के दौरान 30-30, 40-40 करोड़ रुपया इकट्ठा हो चुका था और जनता को बहुत बड़ी राहत मिली थी। वो बिंदु थे। लेकिन अब जो प्रशासन शहर की ओर चलेगा उसमें हम कई नए बिंदु और जोड़ रहे हैं। वो तो चलेंगे, 2012-13 वाले तो कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन दूसरे ऐसे बिंदु जोड़ रहे हैं जिनसे कि आम आदमी को राहत मिलेगी। मिसाल के तौर पे 2-3 बिंदु बता देता हूँ मैं आपको, बहुत सारे बिंदु हैं, बहुत टाइम लग जाएगा। एक तो उस वक्त जो पट्टे दिए जाते थे वो कंडीशनल पट्टे दिए जाते थे, उनसे बैंकों का लोन नहीं मिलता था। अब वो अनकंडीशनल पट्टे दिए जाएंगे, कोई कंडीशन नहीं होगी, उनको पट्टा दिखा करके बैंक से लोन लेना आसान हो जाएगा। दूसरा यह कि कच्ची बस्ती के अन्य सभी पट्टों को ऋण मिलेगा। भूखंडों के उपविभाजन के पश्चात आराम से पट्टे मिल सकेंगे। नगर पालिकाओं को हम, जैसा लाहौटी साहब ने कहा था कि जब भी आप आते हो नगर पालिकाओं के अधिकारों को समेट लेते हो और अपने पास रख लेते हो। इस बार हमने जितने अधिकार दिए हैं, मेरा ख्याल है आज तक कभी किसी सरकार ने नहीं दिए होंगे। उपविभाजन का अधिकार उनको दे दिया, सब डिवीज़न का दे दिया, रिकॉर्डाइजेशन का दे दिया, वगैरह वगैरह कई तरह के अधिकार जो हैं वो उनको दिए जा रहे हैं। एक दिक्कत ये आती थी सबसे बड़ी, एक मकान बना हुआ है, क्राउन एक्ट में नहीं आता। क्राउन एक्ट में तो किसी एक सीमा है कि इतने वर्ष के पुराना अगर मकान बना हुआ है तो क्राउन एक्ट में उसका फ़ायदा मिल सकता है, 1 रुपये में पट्टा सरकार से ले सकते हो, लेकिन वो क्राउन एक्ट में नहीं आता। और मकान भी इस तरीके का बना हुआ, पुराना है, नया नहीं बना हुआ, लेकिन उसके ऊपर तो रेजिडेंशियल और नीचे 6 दुकानें बनी हुई हैं। तो रेजिडेंशियल का पट्टा तो नगर पालिका दे देती थी पिछले प्रशासन शहर की ओर जो अभियान चला था उसमें, लेकिन उन दुकानों का पट्टा नहीं देती थी। अब कैसे हमने उनको दुकानों का पट्टा भी देने का मतलब समूचा पट्टा उसको, चाहे वो कमर्शियल हो और चाहे वो हो, वो सारा का सारा पट्टा उनको देने का अधिकार नगर पालिका को दे देंगे। इस तरीके के कई चेंजेस किए गए हैं इनके अभियान के लिए जो है दिशा। सारे महापौर, सभापति, अध्यक्ष, आयुक्त, अधिशासी अधिकारी, संबंधित अधिकारी की राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। नियमों में वांछित शिथिलता हेतु मंत्रिमंडल के लिए नोट तैयार किया जा रहा है। ये जो कुछ मैंने घोषणा की आपको कि प्रशासन शहर की ओर में ये देंगे, ये घोषणा मेरी है, अभी मंत्रिमंडल से स्वीकृति होना बाकी है। अगर मंत्री हैं क्या करती नहीं मिली आपको, फिर सदन का क्यों समय खराब कर रहे हो? प्रस्ताव कर रहे हो आप, जब आप खुद कह रहे हो मंत्रिमंडल से स्वीकृति नहीं, तो फिर आपका अधिकार ही नहीं है। मैं आप महोदय क्यों समय नष्ट कर रहे हैं हमारा? मैं आपसे कब कह रहा हूं कि सब ये लागू कर देंगे? मैं तो ये कह रहा हूं कि हमारे प्रस्ताव हैं जो मंत्रिमंडल में रखे जाएंगे और हमें उम्मीद है कि ये मंजूर होंगे। तब सरकार कह रही है, समझे आप? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी संविधान में दी है, पर इस मंत्रिमंडल में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास नहीं है। हाँ नहीं है। आप हमारी ले रहे हो ना, हम चुप रहे फिर लोढ़ा साहब, लोढ़ा साहब, सदन सर्वोच्च है, कोई मामूली बात है इस पे। जब इस प्रकार की लोक लुभावन सब घोषणाएं होंगी तो निश्चित तौर पे इनके पेट में दर्द तो होगा ही होगा। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, सॉरी, एक सवाल ये आया था। मंत्री महोदय 1 मिनट। ये दर्द की बात नहीं है, वो अधिकार हमारे हैं। जिस पर स्वीकृति नहीं हुई है उसके केवल विवरण को यहाँ पढ़ना उचित नहीं है, उस के लिए उचित नहीं है। जब वहाँ से निर्णय हो जाता है उसके बाद वाले में आप पढ़ो तो किसी एतराज नहीं। आज वास्तव में आप उस स्टेज पर नहीं हो कि इन बातों की घोषणा आप अधिकृत रूप में यहाँ कर सकते हो।
मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि मैंने कभी ये नहीं कहा, मैंने कहा ये हमारे प्रस्ताव हैं जो मंत्रिमंडल को जाएंगे। हमारा समय जाया मत करिए, ये सदन है, कोई सब्जी मंडी नहीं है। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। जो मंत्रिमंडल ने अनुमोदित नहीं की सभापति महोदय वो सुनने के लिए मजबूर नहीं है और बेवजह सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं। बैठाओ ना इनको। सभापति महोदय सरकार बोल रही है, ये लगातार खड़े हो रहे हैं। इनको अधिकार दे रखा है कि सर खड़े होने का बार बार मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, तो फिर क्या? सभापति महोदय धारीवाल जी ये कॉम्पिटेंट है अपनी रक्षा करने के लिए, आपको जरूरत नहीं है इधर से उधर खड़े होने की। सभापति महोदय अपने आप निपट लेंगे, बैठिए आप। सभापति महोदय हजारों सवाल यहाँ पर इस प्रकार के आते हैं जिस पर सरकार की तरफ से ये जवाब मांगा जाता है कि क्या सरकार इस पर विचार करेगी, तो मंत्री जवाब देते हैं कि हाँ सरकार विचार करेगी या नहीं करेगी। तो मैंने आपको प्रस्ताव रखे हैं, प्रस्ताव है, ये हमारे प्रस्ताव हैं जो मंत्रिमंडल पे जाएंगे, इसमें कोई अपराध नहीं है। अध्यक्ष महोदय, एक सवाल यहाँ पर 2-3 रोज पहले आया था, माननीय मंत्री महोदय आप घोषणा चाहे ना करो, लेकिन एक बार राम कासनिया जी का नाम जरूर बोल लो। आप कई देर से आपको वो पुकार रहे हैं। कौन साहब? कासनिया साहब का एक बार नाम जरूर ले लो। आप घोषणा चाहे करो नहीं करो। करने के नाम पर 1.25 करोड़ रुपए प्रूफ देने के लिए तैयार हूं। विराजिए खाली नहीं हुआ, एक भी खाली नहीं कितनी होगा और करोड़ों रुपए उठा लिए। प्लीज सहयोग करें। सदस्य का सेफ्टी टैंक पूर्णतः खाली है, आप जांच करवा लो। चाहे खाली होता तो यहाँ नहीं बोलते। दो सभापति जी, सेफ्टी टैंक तो इनका खाली करवाओ कम से कम। आप ये तो गलत बात है। ये मैं निर्देश देता हूँ कि सेफ्टी टैंक खाली करवाया जाए। सभापति महोदय, 2-3 दिन पहले एक सवाल यहाँ पर रखा गया था, लेकिन वो लग नहीं पाया। उसके बारे में मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि संस्थानों को रियायती दर पर इस शर्त के साथ, प्लीज सहयोग करें। संस्थानों को रियायती दर पर इस शर्त के साथ भूमि आवंटन की जाती है कि वो निर्धारित समय अवधि में निर्माण कर सुविधाएं और सेवाएं जनता को उपलब्ध कराएं। ऐसा सभी आवंटनों का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश मैंने जून और नवंबर 2020 में मेरे विभाग को दिए थे, जिसकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर मैंने फिर 2 दिसंबर को ये निर्देश दिया था कि अगर जब किसी संस्था का भौतिक सत्यापन शेष हो तो 15 दिवस के अंदर अंदर उसकी रिपोर्ट भेज दें। साथ ही ये भी कहा था कि अगर कई शर्तों का पालन नहीं किया गया हो तो उस संस्था को नोटिस और सुनवाई का अवसर देकर के आवंटन को निरस्त करने की अभिशंसा गवर्नमेंट के अप्रूवल के लिए भेज दें। अप्रूवल मिलते ही आवंटन को निरस्त करके आदेश करके उस पर 3 दिन में कब्जा ले लिया जाएगा। ये पहली बार हो रहा है सभापति महोदय। आज तक सैकड़ों की तादाद में भूमि आवंटन हो गई रियायती दरों पर, लेकिन उन लोगों ने, कईयों ने शर्तों की पालना न करते हुए इस तरीके के निर्माण कर लिए जो कि अवैध निर्माण की उसमें अवैध निर्माण की संख्या में आते थे। तो विकास प्राधिकरणों के द्वारा, नगर विकास न्यासों के द्वारा और आवासन मंडल के द्वारा 1436 संस्थाओं का आवंटन किया गया अभी तक। नगर पालिकाओं का अलग है, उसका सत्यापन करवाया गया, जिनमें 166 के द्वारा शर्तों का उल्लंघन पाया गया है। इनमें 150 के विरुद्ध नोटिस जारी कर दिए गए हैं। 16 के विरुद्ध न्यायिक वाद के कारण नोटिस जारी नहीं कर पाए। नगर पालिका संस्थाओं के द्वारा शर्तों का उल्लंघन करने वाली संस्थाओं पर भी किया गया। 710 का सत्यापन करवाया गया है, जिसमें 531 सही पाए गए हैं और 58 सही नहीं पाए गए हैं। शेष कार्रवाई शुरू करें। मैं सदन को ये आश्वासन करता हूं कि अगर किसी संस्था ने भूमि आवंटन की शर्तों का उल्लंघन किया या निर्माण की अवधि में निर्माण नहीं किया और उसकी अवधि बढ़ाने के लिए संबंधित यूएलबी से या जेडीए से या किसी से भी उससे स्वीकृति नहीं ली, तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह आज तक कभी नहीं हुआ।
जो हमने पहले शुरू किया है। अब मैं नगरीय विकास की कुछ बातें करना चाहता हूं। गत वर्ष की विषम परिस्थितियों में आमजन को हुई परेशानी को देखते हुए बकाया लीज राशि, भवन निर्माण स्वीकृति, उपविभाजन, पुनर्गठन शुल्क व भू उपयोग परिवर्तन शुल्क, पुनर्ग्रहण शुल्क आदि जमा कराने की सीमा को 31 मार्च 21 तक बढ़ा दिया गया है और आगे की परिस्थितियां देखते हुए आगे और फैसला ले लिया जाएगा। भवन मानचित्र अनुमोदन में दे बेटरमेंट लेवी की राशि के भुगतान की अवधि को 2 वर्ष में 4 किस्तों के स्थान पर 4 वर्षों में 2 वर्षों के स्थान पर 4 वर्ष कर दिए गए और 5 किस्तें कर दी गई। पहले 4 किस्तें थी, अब 5 किस्तें कर दी गई। ये फ़ायदा उनको दिया गया कोविड की वजह से। नीलामी से विक्रय भूखंडों पर देय राशि को जमा कराने की अवधि में राहत प्रदान करते हुए 180 दिन से बढ़ा करके 360 दिन कर दिया गया है। कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए भू रूपांतरण व भवन मानचित्र शुल्क में 100% की छूट प्रदान की गई है। साथ ही कृषि आधारित वेयर हाउस पर उक्त राशि के साथ साथ लीज राशि भी 100% माफ कर दी गई है। कृषि आधारित वेयर हाउस या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के हेतु भूमि का आवंटन आरक्षित दर की 50% के 50% किए जाने का प्रावधान किया गया है। मान लीजिए 10 वेयर हाउसेस बनाने के लिए ज़मीन आरक्षित की गई है, दरखास्तें आ गई 20, तो लॉटरी के हिसाब से उसका फैसला हो जाएगा, पर 50% आरक्षित दर का 50% पे। मुख्यमंत्री जन आवास योजना में के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस और एलआईजी भवनों के निर्माण को प्रोत्साहन करने के लिए वर्तमान में एफएआर बिना बेटरमेंट लेवी के लगभग दुगना कर दिया गया है। बेटरमेंट लेवी भी माफ़ कर दी गई है और एफएआर भी उनका दुगना कर दिया गया है, ताकि मुख्यमंत्री जन आवास योजना में ईडब्ल्यूएस हाउसेज और एलआईजी हाउसेज ज़्यादा से ज़्यादा बन सके। वर्तमान शहरी परिदृश्य में भवन निर्माण उद्योग को प्रोत्साहित एवं आमजन को राहत प्रदान करने के लिए नए भवन विनियम 2020 जारी किए गए हैं, जिसके तहत 250 वर्ग मीटर के स्थान पर, पहले 250 वर्ग मीटर के अंदर से ज़्यादा अगर कोई भूखंड होता था तो उसकी इजाज़त लेनी पड़ती थी नगर पालिका से। अब उसको 500 मीटर कर दिया गया है और 500 मीटर के बाद भी अगर 2500 मीटर तक का भी कोई भूखंड होगा तो उसमें भी आपको नगर पालिका के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, या नगर जेडीए के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, या न्यास के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जो रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट है, अगर वो लिख करके देता है कि साहब ये बिल्कुल जो ये बिल्डिंग बनाई जा रही है ये बिल्कुल बिल्डिंग बायलाज के अनुसार बनाई जा रही है, तो उसको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन निर्धारित शुल्क वो जो है बाकायदा जेडीए में जमा करा सकता है, नगर पालिका में जमा करा सकता है। इसके साथ साथ वर्टिकल जाने के लिए एक माननीय सदस्य ने वर्टिकल की बड़ी वकालत कही थी, ये बात सही है। और ये वर्टिकल कब से बनना चालू हुआ? राठौड़ साहब बताओ आप। 1998 के पहले पूरे जयपुर में एक बिल्डिंग ऐसी थी जो कि 4 या 5 मंजिल थी, वो थी अजमेर रोड के ऊपर, अजमेर पुलिया के नीचे एक बिल्डिंग थी। ये 98 में जब गहलोत साहब की सरकार आई, उसके बाद में हमने सारे बिल्डिंग बायलाज बदल दिए। स्टिल्ट की ऊंचाई को भी ख़त्म कर दिया कि स्टिल्ट की ऊंचाई भी जो है उसमें हाइट में नहीं गिनी जाएगी। जब से जाकर के ये वर्टिकल जाना बनना चालू हुआ और आज हज़ारों की तादाद में जो है वो वर्टिकल पूरे राजस्थान में इतनी बिल्डिंगें बनी हैं। ये बात सही है कि हमें वर्टिकल ही जाना पड़ेगा, वरना ये शहर का जाएगा तो सारी अव्यवस्था हो जाएगी। तो 15 मीटर तक की जो पाबंदी थी कि 15 मीटर से ज़्यादा की हाइट आपको नहीं मिल सकती। हाई राइज बिल्डिंग किसे कहते थे कि 15 मीटर,
अब उसको 18 मीटर कर दिया गया है। राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 में संशोधन कर आवासीय योजना के साथ साथ, पहले सिर्फ आवासीय योजना की था इसमें टाउनशिप पॉलिसी में, इसी के साथ साथ व्यावसायिक, वेयर हाउसिंग, गोदाम, डेयरी, संस्थागत औद्योगिक, रिसोर्ट हाउसिंग इत्यादि विशिष्ट योजनाओं के हेतु भी मापदंड पहली बार सम्मिलित किए गए हैं। टाउनशिप पॉलिसी में सब चीज़ें डाल दी गई हैं, पहले आवासीय था। शहरों में सड़क मार्गाधिकार व निजी भूमि के बीच स्थित राजकीय भूमि जिसका स्वतंत्र उपयोग संभव नहीं होता है, ऐसी भूमि में से भी आरक्षित और डीएलसी दर, या तो आरक्षित दर ले लो और या डीएलसी दर ले लो, से जो भी अधिक हो उस राशि को लेकर के पहुंच मार्ग उपलब्ध कराने का भी प्रावधान किया गया है। जो हजारों केसेज इस बाबत जो है अदालतों में जेरकार हैं, जिनमें जो है आपने रास्ता नहीं दिया और वो रास्ता मांग रहे हैं। नगरीय क्षेत्र उपयोग परिवर्तन अधिनियम 2010 में संशोधन करते हुए प्रक्रिया में सरलीकरण कर मास्टर प्लान में अनुज्ञेय भू उपयोग हेतु भू उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। भू उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता नहीं रहेगी इन नियमों के तहत में। नगर सुधार, नगरीय भूमि निस्तारण नियम, लैंड डिस्पोजल रूल्स 1974 में व्यापक संशोधन करते हुए भूखंडों के निर्माण की अवधि को समान रूप से 5 वर्ष किया गया है। डिफरेंस आता था कि जब वो बिल्डिंग प्लान पास करवाता था या लैंड उसको अलॉट होती थी तो शर्त लगा दी जाती थी कि साहब 5 साल में तुम निर्माण कार्य करोगे, लेकिन नियमों में प्रावधान 2 साल का था लैंड डिस्पोजल रूल्स में, तो इनको सबको बराबर कर दिया गया है। 5 वर्ष किया गया है एवं 10 वर्ष की अवधि में पेनल्टी लेकर के बढ़ाने और 10 वर्ष की अवधि के पश्चात नोटिस देकर के निरस्त करने का प्रावधान किया गया है, ताकि भूखंड लंबे समय तक खाली नहीं पड़े रहें। रियायती दर पर आवंटन करने वाली संस्थाओं को 4 वर्ष में निर्माण करना आवश्यक होगा, अन्यथा आवंटन निरस्त होकर के जमा राशि जब्त कर ली जाएगी। नगरीय निकायों को आरक्षित दर मतलब रिजर्व प्राइस को मार्केट सिनेरियो के अनुसार, ये पहली बार हो रहा है, पहली बार चूंकि रिसेशन का पीरियड है, रियल एस्टेट बिल्कुल एक तरह से मरा पड़ा है, तो ये अधिकार हमने पालिकाओं को दिए हैं, परिषदों को दिए, निगम को दिए, यूआईटीज को दिए और जोड़ा को, जेडीए को वगैरह वगैरह इनको दिए हैं कि आरक्षित दर आप अपने हिसाब से तय कर सकते हो, और वो भी तय किस तरीके से कर सकते हो, मार्केट सीनेरियो को देख करके। अगर मार्केट के कई बार आरक्षित दर होती है इतनी ऊंची कि उससे कम दामों पे जो है वो ज़मीनें बिक रही हैं, आरक्षित दर आपकी बहुत ऊंची है, तो आपकी ज़मीन लेगा कौन? तो जो मार्केट सीनेरियो है उसके हिसाब से आप अपनी आरक्षित दर खुद तय कर लो, ये अधिकार भी उनको दिया गया है। लाहौटी साहब ठीक है ना? ऑनलाइन सेवाओं में आमजन की सुगमता और सहूलियत व कार्य में पारदर्शिता हेतु 9 विभिन्न सेवाओं के आवेदन ऑनलाइन स्वीकार करने की व्यवस्था की गई है। ऑनलाइन 9 की आगे बढ़ा रहे, और भी सेवाएं इसमें शामिल की जाएगी। मास्टर प्लान राजस्थान के 193 नगरीय निकायों में आप कहते हैं कि साहब मास्टर प्लान नहीं बना है, मुझे आप नाम बता दें कौन सी सिटी का मास्टर प्लान नहीं बना जी? पता नहीं क्या कह रहे हैं यार। सिर्फ उन 9 नगर पालिकाओं का मास्टर प्लान नहीं बना है जिसको कि आपकी सरकार 2018 में जाते जाते अनाउंस कर गई थी, सिर्फ 9। बाकी सारी जितनी भी आपकी नगर पालिकाएं हैं, नगर परिषदें हैं, सबकी सब नगर निगम है, इन सब के मास्टर प्लान बन चुके हैं। 184 शहरों के कस्बों के मास्टर प्लान राज्य सरकार के द्वारा अनुमोदित भी हो चुके हैं। इनमें लंबे समय से पेंडिंग जोधपुर और अजमेर के मास्टर प्लानों को भी अनुमोदित किया जा चुका है। शेष 9 नवगठित 9
नगरीय निकायों के मास्टर प्लान का कार्य प्रगति पे है, क्योंकि 2018 में बने थे तो टाइम लगेगा। 1 लाख से कम जनसंख्या के शहरों में जोनल प्लान की अनिवार्यता को समाप्त करते हुए 1 लाख से अधिक आबादी के 29 शहरों में जोनल डेवलपमेंट प्लान का कार्य 30/6/21 तक पूरा कर लिया जाएगा। 30/6/21 तक। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी और अपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन किया जा चुका है। दोनों संस्थाएं नियमित रूप से काम कर रही हैं। जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, जयपुर मेट्रो के बाबत आपने कहा था कि साहब पैसा बर्बाद कर दिया लाहौटी साहब ने। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है भाई, कल्याणकारी सरकार की ड्यूटी होती है कि वो ट्रांसपोर्ट, सस्ता ट्रांसपोर्ट उपलब्ध कराए। अगर ये नहीं होती तो ये रोडवेज तो कभी का आज के 30 साल पहले बंद हो जाता, लेकिन चल रहा है और बाकायदा चल रहा है और नई बसें और आ रही हैं। तो मेट्रो जिस वक्त हमने बनाई थी उस वक्त ये सोच के नहीं बनाई थी कि इससे कुछ आमदनी होगी। जयपुर में शहरी परिवहन व्यवस्था को बढ़ाते हुए मेट्रो फेज 1 बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक, बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक, और फेज 2 में सीतापुरा से अम्बाबाड़ी के रूट पर डीपीआर का आमजन से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। इन परियोजनाओं पर भारत सरकार का सहयोग और वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के पश्चात ही उचित समय पर कार्य प्रारंभ किया जाएगा। जब तक भारत सरकार का इसमें सहयोग नहीं होगा, अकेली राज्य सरकार नहीं कर पाएगी, जो आज की वित्तीय स्थिति है। राजस्थान आवासन मंडल, हमारी सरकार ने कार्यभार संभाला तब आवासन मंडल मरणासन अवस्थी में था। गत सरकार के मुख्य सचिव से आदेश जारी करवाकर आवासन मंडल को किसी भी प्रकार का नया कार्य प्रारंभ करने के लिए रोक दिया गया था। हमने इसका पुनरुद्धार करने का निश्चय किया और आवासन मंडल में पुनः ऊर्जा का संचार किया। मंडल के अधिशेष 21,000 मकानों में से 7,100 मकानों का ई ऑक्शन बुधवार नीलामी उत्सव के माध्यम से किया जाकर के 1100 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया जा चुका है। साथ ही 275 प्रीमियम प्रॉपर्टीज और अपनी दुकान अपना व्यवसाय अंतर्गत 838 छोटे व्यावसायिक भूखंडों का निस्तारण किया जाकर के 464 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया गया है। ये मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी कि जो मकान 21,000 मकान बेकार पड़े हुए हैं, जिनके पास में खिड़कियां गायब हैं, दरवाजे गायब हैं, टूट फूट हो रही है, ये हो रही है, उनको 50% पे दे दिया जाए। उसका नतीजा है कि ये प्रॉपर्टी से कुछ पैसा तो आ रहा है। मंडल के द्वारा रुके हुए विकास कार्यों को गति प्रदान करने के लिए मानसरोवर में 52 एकड़ में सिटी लेवल पार्क, प्रतापनगर में कोचिंग हब, जयपुर, जोधपुर, कोटा में चौपाटी योजना सहित 195 करोड़ की लागत के कई कार्य किए जा रहे हैं। गरीबों के लिए आवास के मूल उद्देश्य पर कार्य करते हुए निवाई, नसीराबाद, शाहपुरा, किशनगढ़, बांसवाड़ा आदि छोटे शहरों में भी ईडब्ल्यूएस और रिलायंस हाउस के 8,200 मकानों का निर्माण प्रारंभ कर दिया गया है। मुझे बताते हुए हर्ष है कि इनमें से ज़्यादातर योजनाओं में ओवर सब्सक्रिप्शन आ गई। 100 मकान बनाने से 150 की 200 दरख्वास्तें आ गई, जिसको आप बंद करने जा रहे थे। है शाहपुरा अगर आप कह दे तो मैं इसमें भीलवाड़ा लिख देता हूँ ब्रैकेट में। जयपुर विकास प्राधिकरण, जब हमने सत्ता संभाली थी तब जेडीए कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था। विकास कार्य न के बराबर चल रहे थे। जयपुर में 4 आरओबी एवं 2 एलिवेटेड रोड के काम पिछली सरकार ने अधूरे छोड़ दिए। लाहौटी साहब, एक काम बता दीजिए जो 98 से लेकर के 2003 की सरकार
2008 से लेकर के 2013 की सरकार के द्वारा अगर कोई भी काम चालू किया गया हो और वक्त के अंदर अंदर उसको ख़त्म नहीं कर दिया गया हो, आपके लिए एक काम बकाया नहीं छोड़ा। लेकिन मैं आपको 50 काम ऐसे बता सकते हैं कि जब आपकी सरकार जाने लगती है ना, तो वो काम अधूरे के अधूरे छोड़ जाते हैं जिनको पूरा हमें करना पड़ता है। पिछली बार के भी देख लो आप, ये खासा कोटी का फ्लाईओवर जो गलत बनाया गया, ट्रांसपोर्ट नगर का फ्लाईओवर ये भी हमने पूरा किया, और इस बार भी आप 4 छोड़ गए। जयपुर में 4 आरओबी और 2 एलिवेटेड रोड के काम पिछली सरकार के द्वारा अधूरे छोड़े गए। वो 4 को भी गिना देता हूं मैं आपको। पिछली सरकार के अधूरे छोड़े गए जो लगभग बंद थे, हमने उन 4 ये शाहपुरा तो साहब वाकई पहले से ही भीलवाड़ा का है, मैं क्या करूँगा। मुबारक हो आपको। हमने उन 4 आरओबियों में से 3 आरओबी दांतली, सीतापुरा, जाहोता का कार्य पूरा कर लिया। शेष 82 आरओबी और हवा सड़क सोडाला एलिवेटेड रोड और झोटवाड़ा एलिवेटेड रोड का कार्य शीघ्र ही पूरा कर लेंगे। हमने कोविड महामारी के दौरान जेडीए में लगभग 1000 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व अर्जित किया है। कर्जे भी चुकाए। कर्जे चुकाने के बाद में करीब काफ़ी कर्जे चुका दिए। चुकाने के बाद में 1000 करोड़ रुपए के राजस्व अर्जित किया गया। पुराने स्वीकृत कार्यों को पूर्ण करने का कार्य भी किया है और लगभग 500 करोड़ रुपए के नवीन विकास कार्य आज भी स्वीकृत हैं और वो चल रहे हैं, 500 करोड़ के। इसके अतिरिक्त जयपुर शहर में यातायात सुगम बनाने के लिए रामनिवास बाग के दरवाजे से लेकर के और जवाहर सर्किल तक जितनी भी रेड लाइट्स हैं, उन रेड लाइट फ्री करने के लिए इस पूरी रोड पर काम चल रहा है। काम शुरू कर देंगे हम मई के महीने में। कंप्लीट हो चुका, डीपीआर बन चुकी, निविदाएं जारी हो रही हैं। 700 करोड़ रुपया उस पर जो है जेडीए के द्वारा खर्च किया जाएगा और ये काम मई जून में प्रारंभ कर दिए जाएंगे और 2 वर्ष के अंदर अंदर पूरा कर देंगे। हमारी सरकार के अंदर अंदर ही कर देंगे पूरा, हम बाकी नहीं छोड़ते आपके लिए। जोधपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा सड़क है नहीं, अपनी आएगी फिर नया काम करेंगे। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सड़कों के नवीनीकरण, विद्युतीकरण, नई योजनाओं के निर्माण, पार्कों का सौंदर्यीकरण, पार्किंग स्थलों आदि विकास कार्यों के लिए 2 वर्षों में 248 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। सरपुरा बांध, मनोरंजन पार्क, नया तालाब, गौशाला मैदान में नवीन मल्टीपर्पज इंडोर हॉल, अमृतलाल गहलोत स्टेडियम चैनपुरा में स्विमिंग पूल, मंडोर उद्यान में मंदिर पर 3D मैपिंग कार्य, बरकतुल्ला खान स्टेडियम में अपग्रेडेशन व रिनोवेशन के सहित कई कार्य प्रगति पर हैं। कोटा शहर में चंबल रिवर फ्रंट 800 करोड़ रुपया खर्च होगा भाई साहब इस पे। पशुपालकों को लिए देवनारायण योजना, ये पूरे देश में एक अद्भुत योजना होगी जिसमें हमने 1250 मकान बनाए हैं। हर मकान में 2 कमरे, लेट्रिन, बाथरूम, स्टोर रूम, आगे की जगह और साथ ही उसी के साथ एक शेड जिसमें 20, 30, 40 जितने भी पशु हैं उसके वो सब आ जाएं और भूसा रखने के लिए जगह भी आ जाए, पूरा बनाएं। और शहर के जितने भी आपके 900 करीब डेयरियां हैं उन सब डेयरियों को शिफ्ट करेंगे। करीब 400 आवेदन आ चुके हैं। बाकी जिन्होंने आवेदन नहीं किए उनको बाई फोर्स शहर के बाहर निकाल करके उनको रखेंगे। इस देवनारायण योजना में अस्पताल होगा, सीनियर सेकेंडरी स्कूल होगा, मिडिल स्कूल वगैरह सब है। इसके अलावा पशु चिकित्सालय होगा, बायोगैस प्लांट होगा, आपका पानी का पूरा इंतजाम होगा, टैंक बन रहे हैं वो होगा,
सारे इंतजाम किए गए और सड़कों की चौड़ाई भी 60 फुट ली गई है। 60 फुट की चौड़ाई की सड़क ली गई है। ये योजना, मैं कोई गर्व की बात नहीं कहता, लेकिन निश्चित तौर पर अगर आप भी देखेंगे तो आप भी सोचेंगे कि आपके यहाँ पर भी इस तरीके की योजना, क्योंकि पशु जिस तरीके से, भरत सिंह जी नहीं बैठे हैं, भरत सिंह जी उठाते रहते हैं ये सवाल। पिछली साल कोटा में 52 आदमियों की मौत सिर्फ इन पशुओं के टक्कर से हुई है चारों तरफ। इनको रोकने का एक ही तरीका है कि इनको सबको शहर से बाहर निकाला जाए और पूरी सुविधाएं दी जाए, सस्ती ज़मीन दी जाए, बहुत सस्ता दिया जाएगा। 13, 14, 15 लाख रुपए में ये मकान उनको दे दिया जाएगा, उसमें आप बैंक लोन होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हर तरह की सुविधाएं दी गई हैं वहाँ पर। तालाब बनाया गया है ताकि भैंसे तालाब में नहाती रहें, हर तरह पूरी सुविधाएं हैं। तो मेरा तो आपसे निवेदन है कि कभी कोटा आप आएँ तो ज़रूर इस योजना को देखे जाएँ, इसको और चंबल रिवर फ्रंट को कम से कम ज़रूर देख के जाएँ। इसके साथ साथ एक ऑक्सीजन पार्क बनाया जा रहा है 100 करोड़ रुपए का, कोटा में 100 करोड़ रुपया खर्च होगा उसमें, उस पर। इसके अलावा 4 फ्लाईओवर, 3 अंडरपास का निर्माण भी वहाँ पर हो रहा है, जो यूआईटी अपने खर्चे से करवा दिए। राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं है, केंद्र सरकार का कोई लेना देना नहीं है। केंद्र सरकार का तो स्मार्ट सिटी योजना में जो खर्च हुआ है आज तक वो 248 करोड़ रुपया खर्च हुआ, उसमें आधा आपका आधा हमारा। ये सब यूआईटी के द्वारा खर्च हुआ है और कोई कर्जा नहीं लिया गया है। शहर में कॉलोनीज का इस तरीके से प्लानिंग किया गया है कि आराम से जो है वहाँ पर उठते जा रहे हैं, दाम कम रखें, प्लाट उठ रहे हैं, आमदनी हो रही है, विकास का काम उससे चालू है। राज्य के अन्य शहरों में भी स्थानीय आवश्यकताएं एवं वित्तीय संसाधनों के अनुसार आधारभूत सुविधाएं का कार्य किए जाएंगे। अभी 2-3 घोषणा है साहब। बजट में घोषित ग्राम पंचायतें, पंचायत समितियां, राजकीय अस्पताल, राजकीय विद्यालय को शहरी क्षेत्र में शीघ्र भूमि आवंटन के उद्देश्य से आवंटन नीति के तहत स्थानीय निकायों को ही अधिकृत कर दिया गया है। राज्य सरकार के पास आने की जरूरत नहीं है। इन चीज़ों के लिए स्थानीय निकाय जो है वही अलॉटमेंट कर देगी इन महत्वपूर्ण योजनाओं पर, ताकि तुरंत काम शुरू हो सके। जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा चंदलोई बांध को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। चंदलाई वेद प्रकाश जी ने उठाया था ना, गायब हो गए। जयपुर में जोनल प्लान 2018 में बीजेपी के सरकार के समय जल्दबाजी में बनाए गए थे। रावटी साहब, जो आप कह रहे थे ना कि कमरे में बैठ करके जो है मास्टर प्लान बना दिया गया, या आपके वक्त की बात कह रहे हैं आप। हमारे वक्त में कोई कमरे में बैठ करके एक मास्टर प्लान नहीं बन पाया, बल्कि आपके टाइम पे जो मास्टर प्लान बने जिसमें भ्रष्टाचार हुआ, उनमें कई एसीबी के केसेस हो गए और कई लोगों को हमने सस्पेंड किया है। 32-33 करोड़ रुपए का जो गड़बड़ हुई, जिसका लोढ़ा साहब ने उठाया था, एक्शन लिया उनके खिलाफ। और अगर किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया होगा तो आप बता दो, आप ले लेंगे। अब मैं कुछ ज़्यादा के लिए तो माफ़ी चाहूँगा कि सारे सब लोग जितने भी बोले उनका तो जवाब मैं नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का जो थ्रस्ट जिन बातों पे था, उन बातों को, कुछ बातों को ले लेता हूँ, 8-10 मिनट में ख़त्म कर दूँगा, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। नगरीयकरण के बाबत आपने कहा, रावटी साहब, आपने वृद्धि बताई, वो गलत है। वृद्धि है 29.26%। नगरों की जनसंख्या जो है वो 25% है। 30 शहर तो ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 63% है। मास्टर प्लान 2025 का
5/9/2011 को लागू हो चुका। इसके अलावा हमारी सरकार ने प्लान डेवलपमेंट के लिए जितनी पॉलिसी डिसीजन लिए हैं उतने किसी सरकार के द्वारा नहीं लिए गए। बीजेपी सरकार ने जाते जाते 9 नगर पालिकाएँ बनाई थी मास्टर प्लान, ये मैं कह चुका हूँ। टाउनशिप पॉलिसी को ले लो आप, उसमें भी रद्दोबदल किया गया है। स्लम डेवलपमेंट पॉलिसी जो 2010 की थी उसमें भी रद्दोबदल किया गया है। एफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009 उसमें भी रद्दोबदल किया गया है। RUDP के प्रोजेक्ट जो आज 42 सिटी में चालू हैं, अब फिफ्थ चरण और लिया जा रहा है ताकि 50,000 से कम की जनसंख्या पर और 50,000 से ऊपर की जनसंख्या के लोग दोनों तरह के जो है नगर उसमें शामिल किए जा सकें। TDR पॉलिसी 2000 में भी बदलाव किया गया है। इसी के साथ साथ हाई राइज बिल्डिंग जोनिंग 2020, लैंड पॉलिंग पॉलिसी के लिए लैंड पॉलिंग पॉलिसी हमने अपना ली है और उस पर काम चालू किया है। बिल्डिंग बायलॉज 2020 नए बनाए गए हैं जिसमें कई तरह के परिवर्तन किए गए हैं और जितने भी परिवर्तन किए गए हैं वो आम आदमी को लाभ पहुंचाते हुए किए गए हैं। सरलीकरण इतना किया गया है कि उसको कहीं पर भी चक्कर काटना नहीं पड़ेगा। हमारी सरकार के द्वारा गुलाब कोठारी जी के केस में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम प्रतिबद्ध हैं कि हम गुलाब कोठारी जी की रिट के में जो जोधपुर हाई कोर्ट का फैसला था उसको मानने के लिए कटिबद्ध हैं। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ केवल इस आदेशों के लिए हमने जो है SLP दायर की है, अपील की है ताकि 12/1/17 के बाद बनने वाले मास्टर प्लान में इनकी पालना कर सकें। हमने तो सिर्फ कोर्ट से ये आदेश चाहा है कि 2017 के बाद जो बनने वाला प्लान है उसकी पालना जो है हो सके। मास्टर प्लान में 2025 को लागू किए जाने की अपील की है कि 2025 तक का जो मास्टर प्लान किया उसको लागू करवा दें। परकोटे में अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। परकोटे में जूही, हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, परकोटे में हमने ड्रोन का सर्वे करवाया, पूरे परकोटे से ड्रोन का सर्वे करवाया और मैनुअल सर्वे भी करवाया। और ड्रोन का सर्वे भी करवाया। इन दोनों में मिला करके 3100 करीब, लगभग 3100 करीब जो है वो वायलेशंस पाए गए और जो 3100 वायलेशन पाए गए उनके 800 नोटिसेस हमने जारी कर दिए। कोविड आ गया, काम रुक गया, कर भी नहीं सकते थे कि किसी के मकान को तोड़ देते हम। कोविड के दौरान लॉकडाउन चल रहा था, ये था वो था, अब उसको शुरू कर रहे हैं। अगर परिस्थितियाँ अनुकूल रही तो निश्चित तौर पर इन पर काम किया जाएगा। भवन विनियम में ग्रीन एरिया के मापदंड को दुगना किया है, पहले जितना था उससे दुगना किया है कि इतना ग्रीन एरिया रहना चाहिए। 2017 में 1000 मीटर से अधिक क्षेत्रफल के स्थान पर 750 वर्ग मीटर पर 10% ग्रीन एरिया, पहले 1000 था, अब उसको 750 कर दिया गया है। 50 वर्ग मीटर प्रत्येक भूखंड क्षेत्रफल पर वृक्ष लगाने का 5000 वर्ग मीटर से अधिक के ग्रुप हाउसिंग भूखंडों पर 5% के स्थान पर 10% हरियाली का प्रावधान किया गया है। संयम लोढ़ा साहब ने कहा कि जोनल प्लान बनने में 32 करोड़ के घोटाले का मामला हुआ उठाया था, तो मैंने आपको बता दिया वो बीजेपी के टाइम पे था। उनके खिलाफ एक्शन भी हुआ है, ACB में सड़कें भी गई हैं। और फिर भी आपके पास कोई जेब में पड़ा हो कोई कागज़ कि ये रह गया मुझे दे देना, नहीं, जेब की बात कही है मैंने, ये नहीं दी, नहीं ये नहीं। जोटवाड़ा एलिवेटेड रोड को शीघ्र ही पूरा करने की मांग माननीय विधायक संयम लोढ़ा जी ने की है। मैं बताना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण परियोजना के निर्माण में 600 दुकानें, ये इस एलिवेटेड रोड को मामूली एलिवेटेड रोड नहीं थी जो बीजेपी की सरकार ने चालू की थी, इसमें 600 दुकानें वो मकान प्रभावित होते हैं। पिछली भाजपा सरकार ने परियोजना तो प्रारंभ कर दी परंतु प्रभावित दुकानों और मकानों का पुनर्वास की कोई योजना नहीं बनाई।
इसके कारण योजना अधूरी की अधूरी पड़ी रह गई। हमने निवारू रोड पर प्रभावित दुकानों और मकानों के पुनर्वास की योजना हमने बनाई है और शीघ्र ही इस अधूरी परियोजना को हम पूर्ण करेंगे। रामनिवास बाग, जैसा लाहौटी साहब ने कहा कि साहब रामनिवास बाग में आपने अंडर पार्किंग अनाउंस की थी, क्या हुआ? हुजूर टेंडर हो गए और टेंडर मंजूर भी हो गए। अब मोबिलाइजेशन में टाइम लगता है आखिर किसी भी ठेकेदार को। आप तो खुद ठेकेदारी का काम करते हैं। हाँ सही कह रहा हूँ, आपका परिवार में वो कॉन्ट्रैक्टरशिप के हैं, कई ठेके ये समझते भी हैं। ये नहीं कर सकते, परिवार करता है। आज ये कर लें तो भी अपन कुछ नहीं कर सकते। पर्यावरण की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है एवं निविदा आमंत्रित करके 83 करोड़ रुपए का कार्य आदेश 10 फरवरी 2021 को जारी किया जा चुका है और कार्य शीघ्र प्रारंभ कर इसी कार्यकाल में पूर्ण कर लिया जाएगा। जयपुर मास्टर प्लान के अनुरूप सेक्टर सड़कों का विकास तीव्र गति से करने के उद्देश्य से हमने एसओपी बनाई है। पृथ्वीराज नगर में अभी तक सेक्टर सड़कों के विकास हेतु 164 करोड़ रुपया एवं आंतरिक सड़कों के विकास के लिए 183 करोड़, कुल 348 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां जारी कर 336 करोड़ रुपए की सड़कें बनाई जा चुकी हैं और कार्य प्रगति पर है। पृथ्वीराज नगर में सीवरेज की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हमने डीपीआर तैयार करवा ली है। इस वर्ष सीवरेज कार्यों के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। लाहौटी साहब, 200 करोड़ रुपए का। बीआरटीएस के बाबत कई बार चर्चाएं होती हैं यहाँ पर और हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब जो है वो भी काफ़ी नाराज़ होते हैं कि इसको हटाओ। बात भी सही है, यूज़ तो है नहीं, उसका यूज़ नहीं है, लेकिन हमने कमेटी बना करके उसकी जांच करवाने की भी बात करी। लेकिन ये सारा का सारा पैसा भारत सरकार के द्वारा दिया गया था। जब हमने भारत सरकार के अधिकारियों से बात करी तो उन्होंने कहा इसको नहीं हटा सकते आप देख लीजिएगा। हमें बाद में पता लगा कि साहब दिल्ली में तो हटा दी और भोपाल में मना कर दी। तो भाई दिल्ली में क्यों हटाई? तो कहीं दिल्ली में बढ़िया चल रहा है इसलिए नहीं हटाई, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं थी, वहाँ मेट्रो चल रही है। तो इस तरीके के जवाब वहाँ से मिलते हैं, क्योंकि जब तक भारत सरकार इस बात के लिए हमें इजाज़त नहीं देगी जब तक हम इसका कुछ कर नहीं पाएंगे। रफीक खान साहब ने कर्मचारियों के द्वारा स्वेच्छा से त्यागपत्र देकर उनके वारिसान की बाबत बात करी। करसानिया साहब ने भी एक बात कही थी कि साहब वारिस प्रमाण पत्र लेने में दिक्कत आती है या आती है। बात तो सही है, हैं? हाँ वो चले गए, लेकिन बात सही थी वो। पर सक्सेशन सर्टिफिकेट एक अलग चीज़ है, जो लॉ में प्रोविज़न है उसका क्या करें? जब तक उस लॉ में परिवर्तन नहीं होगा कि सक्सेशन सर्टिफिकेट देता डिस्ट्रिक्ट जज। अब वारिस का प्रमाण पत्र तो आपको कानूनन तौर पर वहां से ही लेना पड़ता है। तो खैर इसका परीक्षण करवाया जाएगा। टीवीसी गठन के उपरांत स्ट्रीट वेंडर्स की सूची अनुमोदित कर लाइसेंस जारी करवाने की कार्रवाई भी की जाएगी। एलईडी लाइट के लिए आपने कहा, तो केंद्र सरकार ने इस कार्य के लिए EECL जो केंद्र सरकार की एक संस्था है को अधिकृत किया है। यह कंपनी पूरे देश में काम कर रही है। राजस्थान में एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए किसी कंपनी से MOU 23 जनवरी 2015 को किया गया था। इसी क्रम में सभी नगरीय निकायों के द्वारा MOU हस्तांतरित किया गया और वर्तमान में कार्य चल तो रहा है, लेकिन शिकायतें आती रहती हैं। देवनानी साहब, विधायकों को स्मार्ट सिटी की प्लानिंग क्यों नहीं बुलाया जाता? आपकी शिकायत है। जैसा मुझे बताया गया है, सिटी लेवल एडवाइजरी फोरम जिसको CLAF का गठन जिस तरीके कहा जाता है कि गठन किया गया था, जिसमें माननीय सांसद, विधायकगण, सदस्यगण हैं। सभी सदस्यों को समय समय पर आयोजित होने वाली CLAF
बैठक में आमंत्रित किया जाता है, जैसा मुझे बता दिया गया है। अब आपको निमंत्रण नहीं मिला हो, कहीं आप जो है वो उसमें चले जाते हो ना, शाखा वाखा में। वही केवल उसको भी आज 4 महीने हो गए, मीटिंग होती नहीं है, जानकारी मिलती नहीं, आप पता कर लेना। जब मैं कहूँगा किसी भी विधायक को, हाँ, मैं वहाँ कलेक्टर से भी कहूँगा कि आपको ज़रूर बुलाया करें कभी कभी। आना सागर स्केप टनल के बाबत आपने कहा 11वीं बोर्ड मीटिंग में कवर नहीं करने का निर्णय ले लिया गया। जल संसाधन विभाग के द्वारा अवगत कराया गया कि प्राकृतिक नाले को कवर नहीं किया जा सकता। इसके स्थान पर स्केप टनल की मरम्मत व तेल तल को पक्का करना और पुलियाओं के सुधार के कार्य हेतु 16 करोड़ 22 लाख का कार्य प्रगति पर है। तीसरी बात आपने महाराणा प्रताप नगर की बाबत का कि स्मार्ट सिटी के तहत में उसमें 6 करोड़ 98 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। कार्यादेश भी जारी कर दिए गए हैं उसके। एलिवेटेड रोड का काम, एलिवेटेड रोड की सड़क का कार्य 31/12/21 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। लीगेसी वेस्ट का कार्यादेश दे दिया गया है। सड़क रेस्टोरेशन का कार्य भी साथ साथ किया जाएगा। ठोस कचरे का निस्तारण के लिए निविदा प्राप्त कर ली गई है। ये सब बातें हैं जो बात आपके द्वारा कही गई। ये लॉ मान गए साहब, ये लॉ मान गए, आपका छोड़ दो। जो 2-3 बातें और आपने कही। एक तो वो रसोई के लिए अन्नपूर्णा, पहले क्या था कि एक एजेंसी जीवन संबल चैरिटेबल ट्रस्ट कोटा को पूरे राज्य में मोबाइल वैन से रसोई चलाने का व्यवसायिक अनुमोदन किया गया। किसकी है तो वो मालूम करके बताऊंगा आपको। जिला कलेक्टर के द्वारा 300 से अधिक स्थानीय अलाभकारी संस्थाओं का चयन कर उनके माध्यम से न लाभ हानि के आधार पर सेवा भाव से ये योजना का संचालन किया जा रहा है। और इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत 358 स्थायी रसोइयों के माध्यम से सम्मानपूर्वक बिठा करके, बाकायदा जैसे कैंटीन में बिठाते हैं ना, पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, आराम से बैठे हुए हैं, वेटर ला करके आपको थाली दे रहा है, वेटर ला करके पुरस्कारी कर रहा है आपको सम्मान से। और पहले क्या होता था कि जैसे सड़क के किनारे बस खड़ी हो जाती थी, वहीं लाइन लगा करके आदमी खड़े होते थे और है सड़क पे ही खा रहे। हाँ, सड़क पे, और सड़क पे खड़े खड़े खाना पड़ता था। कितना बड़ा फर्क पड़ गया पहले। और फिर दूसरी बात और है, मेन बात, 248 करोड़ रुपए का प्रावधान पिछली सरकार ने इसमें किया था। हमने किया सिर्फ 100 करोड़ का। वो क्यों किया कम, ये मैं बताना चाहता हूँ आपको कि योजना अंतर्गत नाश्ते हेतु 18 रुपया 95 पैसा प्रति प्लेट और दोपहर व रात्रि के भोजन के लिए 19 रुपया 95 पैसा प्रति थाली अनुदान दे था। पहले 8 रुपया तो लेते थे आप उससे, ब्रेकफास्ट वाले से तो 5 रुपये लेते थे, और सुबह और शाम को दोनों का खाने का टाइम पर जो है वो उससे 8 रुपये लेते थे। लेकिन उसको देते कितना थी सरकार, कितना देती थी? 18 रुपया 95 पैसा और 19 रुपया 95 पैसा। अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं 100 करोड़ रुपए का हमने वार्षिक बजट रखा है और प्रति थाली सिर्फ 12 रुपये जो है उसको 12 रुपये का अनुदान देते हैं। और क्वालिटी देख लीजिए आप, गरम फुल्का, गरम दाल, गरम सब्जी, और फिर स्थानीय स्वाद के अनुसार भोजन बनता है। ऐसा नहीं है। लोढ़ा साहब की बातों का तो ज़्यादातर मैं जवाब दे चुका। लैंड पूलिंग पॉलिसी के लिए कहीं नहीं। बिजली कनेक्शन दुकानों के
पृथ्वीराज नगर की दुकानों के बिजली कनेक्शन और पट्टे पृथ्वीराज नगर के क्या पृथ्वीराज नगर? अरे जो जयपुर के प्रतिनिधि नहीं बोले उनकी बात भी तो आनी चाहिए ना। हाँ, पृथ्वीराज नगर के जो दुकानों के बिजली कनेक्शन है और पट्टे हैं और वो KLDL के खिलाफ कोटा में FIR है, दे दो बिराजी आप कोटा में जो KLDL के खिलाफ नगर निगम ने FIR करवाई है। माननीय सदस्य केडीएल वाला मामला अलग है, उसके खिलाफ तो जो है मैंने भी FIR दर्ज करवा रखी है। उसने नकली जो है सारा सारा बिल बना करके नगर निगम को भी लूटा और जयपुर आपका नगर विकास न्यास को भी लूटा। जिस नगर निगम का बिल साल भर का पहले 10 करोड़ रुपया आता था, उसका उस KDL कंपनी के आने के बाद उसका बिल आने लग गया 30-30 करोड़ रुपया। नगर विकास न्यास का जिसका बिल मुश्किल से 12-13 करोड़ रुपया आता था, उसका बिल आने लग गया 25-25 करोड़ रुपया। उस पर हमें शक हुआ, हमने टीम भेजी, यहाँ पर टीम भेज करके देखा तो उसमें तो मीटर में गड़बड़ी थी, तो FIR दर्ज हो गई, उसका शायद चालान पेश होगा। कितनी देर जूझना पड़ेगा मंत्री महोदय? है आपको तो सब मैं तो खत्म करता हूँ। हाँ, एक दो बात जाना है, आपको भी जाना है, 2 दिन की छुट्टी है। ये नहीं, लाहौटी जी की एक बात रह गई साहब। हाँ है, नहीं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, 25 लाख रुपए की बस है। मंत्री जी, आपको यह वहम तो नहीं हो रहा कि लाहौटी अभी भी जो है वो वहाँ नगर निगम में वो है मेयर है, अब ये विधायक बन गए। आप इनको मेयर वाली बातें क्यों दिला रहे? ये एक बात का जवाब देता हूँ बस। 25 लाख रुपए की बसों के लिए आपने कहा कि 40 लाख रुपए में खरीदी। बस की कीमत 34 लाख, नॉन AC बस की कीमत 29 लाख, जिसका क्रय JCTCL ने नहीं किया है, ये संवेदक के द्वारा किया गया है, उसने खरीदी है, हमने नहीं खरीदी। और वो जो मेरे यहाँ पकड़ा गया, वो मेरे यहाँ से जो बाहर निकला था, वो क्या नाम था उसका, वर्मा, वो तो आपका मित्र था। बिराजिए। मैंने तो आपके साथ ही फोटो देखी है पहली बार। कितनी होगा? बिराजिए प्लीज, सेव करें।